नमस्ते दोस्तों, सफलता 10x में फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भारत की मिट्टियां और फसलें के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल। और ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं बल्कि एक तरह का विजुअल क्लासरूम होने वाला है। तो सबसे पहले जलोढ़ और काली मिट्टी से शुरू करते हैं। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि काली मिट्टी जिसे रेगर भी कहते हैं, वो एक स्पंज की तरह काम करती है। क्या वो सच में स्पंज जैसी होती है? हाँ, एकदम स्पंज की तरह ही मान लीजिए। होता क्या है ना कि इसका जो गहरा काला रंग है वो आयरन, मैग्नीशियम और जैविक पदार्थों की वजह से होता है। अच्छा, तो मतलब ये पानी सोख लेती है? बिल्कुल। ये पानी को बहुत लंबे समय तक रोक कर रखती है और इसीलिए ये कपास यानी कॉटन और गन्ने जैसी फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अरे वाह, सूती कपड़े और चीनी का राज इसी काली मिट्टी में छुपा है। पर अगर हम रोज खाने वाले अनाज की बात करें, जैसे गेहूं और चावल, तो वो कहाँ उगते हैं? उसके लिए हमें जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये ना भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। आप इसे नदियों द्वारा लाया गया सबसे उपजाऊ उपहार मान सकते हैं। नदियों का उपहार? मतलब नदियां इसे अपने साथ बहाकर लाती हैं? जी बिल्कुल। नदियां पहाड़ों से बारीक रेत और गाद लाती हैं और उन्हें मैदानी इलाकों में बिछा देती हैं। ये नई और पुरानी दोनों तरह की होती है और गेहूं या चावल उगाने के लिए तो ये एकदम उत्तम है। समझ गया। अब इन उपजाऊ मैदानी मिट्टियों के बाद एक बहुत ही दिलचस्प चीज जो मैंने स्रोतों में देखी, लाल मिट्टी। मतलब कहा गया है कि जब लाल मिट्टी को पानी मिलता है तो वो पीली दिखने लगती है। ये कैसे मुमकिन है? कोई जादू है क्या? ये कोई जादू नहीं है बल्कि एकदम विशुद्ध विज्ञान है। आपने कभी लोहे के किसी दरवाजे पर जंग लगते हुए देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। वो लाल रंग का हो जाता है। बस वही बात है। लाल मिट्टी में भारी मात्रा में लौ ऑक्साइड होता है जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। एक तरह से वही जंग। ओह, तो इसलिए उसका रंग लाल होता है। पर वो पीली कैसे हो जाती है? जब बारिश होती है ना तो ये मिट्टी पानी सोख लेती है यानी हाइड्रेटेड हो जाती है। पानी के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और यही लाल रंग बदलकर पीला दिखने लगता है। क्या बात है! लोहे के जंग से मिट्टी का रंग बदल रहा है। और हाँ, ये पीली और दोमट मिट्टी नमी को बहुत अच्छे से बनाए रखती है जो चावल के उत्पादन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। ये तो बहुत ही कमाल का साइंस है। अच्छा, मौसम और बारिश की बात हो ही रही है तो लेटराइट मिट्टी के बारे में भी बताइए। ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाई जाती है जहां बहुत तेज बारिश होती है। हाँ, और इसी तेज बारिश की वजह से सारा घेल बिगड़ जाता है। भारी बारिश के कारण ना मिट्टी के सारे जरूरी पोषक तत्व धुल कर बह जाते हैं। अच्छा, तो फिर बचता क्या है उसमें? पीछे बचता है सिर्फ एल्यूमिनियम और लोहा। और जब उष्णकटिबंधीय धूप इस पर पड़ती है तो ये एकदम भट्टी की तरह पककर सख्त हो जाती है। सख्त हो जाती है? मतलब फिर तो इसमें खेती करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। इसीलिए खेती से ज्यादा इसका इस्तेमाल ईंटें बनाने में किया जाता है। हालांकि थोड़ी मेहनत के बाद ये चाय और कॉफी उगाने के लिए काफी सही मानी जाती है। वाह! जहां बहुत गर्मी और बारिश है वहां की मिट्टी ईंट बन गई। तो उन मिट्टियों का क्या जो पहाड़ों की जमा देने वाली ठंड या रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी झेलती हैं? वहां तो सर्वाइव करना और भी मुश्किल होगा। वहां प्रकृति का अनुकूलन दिखता है। जैसे पर्वतीय मिट्टी को ही ले लीजिए। वहां ठंड होती है तो पेड़ पौधों के पत्ते गिरकर उसी में धीरे धीरे सड़ते रहते हैं। मतलब उससे मिट्टी में खाद बन जाती होगी। एकदम सही। इससे उसमें जैविक पदार्थ बहुत बढ़ जाते हैं और ठंडी जलवायु में ये सेब जैसे फलों के बागानों के लिए एकदम परफेक्ट होती है। और रेगिस्तान की रेतीले मिट्टी का क्या? वहां तो पानी रुकता ही नहीं होगा रेत में। हाँ, रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता न के बराबर ही होती है। पानी सीधा नीचे चला जाता है। इसीलिए वहाँ बाजरा जैसी फसलें उगती हैं जिन्हें पानी की बहुत कम जरूरत होती है। समझ गया। और एक और चरम स्थिति का जिक्र था, लवणीय मिट्टी, जिसमें नमक और क्षार बहुत ज्यादा होता है। नमक वाली जमीन पर तो पौधे जल जाते होंगे। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। लवणीय मिट्टी को खेती लायक बनाने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है और पानी की निकासी को अच्छा किया जाता है। जिप्सम? हाँ। अच्छा, तो वो जहरीले नमक को हटा देता है? जी हाँ। और फिर वहाँ खारा चारा उगाया जाता है ताकि कठिन परिस्थितियों में भी कम से कम जानवरों को चारा मिल सके। मतलब हर तरह की चुनौती का कोई ना कोई हल निकाल लिया गया है।